नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। मैं आपको बता दूं कि आज मेरे साथ प्रसिद्ध लेखक रतन वर्मा जी मौजूद हैं। इन्होंने 15 किताबें लिखी है, कई कविताएं लिखी है और बहुत सारे आलोचनाएं भी लिखी है। इनकी बिल्कुल एक अलग पहचान है। मैं आपको बता दूं कि बहुत कम उम्र में इन्होंने अपने पिता और अपने भाई को खो दिया था और इसी संघर्ष के दौरान अलग अलग शहर में भटकते हुए है हजारीबाग आ पहुंचे, जिसके बाद इन्होंने हजारीबाग को अपना ठिकाना बना लिया। हजारीबाग ने इन्हें अगर नाम दिया तो इन्होंने भी हजारीबाग को बहुत कुछ दिया है। तो इस पूरे सफर को आइए जानते हैं रतन वर्मा से। रतन वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं और हजारीबाग कैसे आए? क्योंकि मैंने सुना कि काफी परेशानियां हुई, पिताजी नहीं रहे, भाई नहीं रहे, उसके बाद आप किसी तरह यहाँ हजारीबाग पहुंचे थे। मैं मूलतः मुजफ्फरपुर का हूँ। वहाँ एक छोटा सा गांव है मधुबन, सिलोत मनियारी स्टेशन के पास में है वो। लेकिन बचपन में ही जब मैं 1 वर्ष का था पिताजी का निधन हो गया, तो फिर मुझे मामा के यहाँ आ जाना पड़ा। अब वो दरभंगे में। मामा वहाँ स्वतंत्रता सेनानी थे और सिटी बोर्ड में वाइस चेयरमैन थे उस समय में। तो वही हम सभी को ले आए, चारों भाई बहन को। और बाद में स्थिति वही, पढ़ाई लिखाई हुई, सारा कुछ वही हुआ। मामा ही सरपरस्त रहे। हालांकि बहुत ज़्यादा आय उनकी नहीं थी, फिर भी उन्होंने हम सभी भाई बहनों को बहुत अच्छे ढंग से रखा, पढ़ाया लिखाया। और उसके बाद शादी जब मैंने कर ली तो उसके बाद संघर्ष का दौर शुरू हुआ, क्योंकि नौकरी तो थी नहीं और शादी भी मैंने अपनी मर्जी से कर ली थी। तो इसका खामियाजा थोड़ा भुगतना पड़ा, परिवार से थोड़ा दूर होना पड़ा। तो सबसे पहले मैं देहरादून चला गया। देहरादून में वहाँ मेरे एक चचेरे ससुर थे, तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि उनका लाइमस्टोन की फैक्ट्री थी और उसका मार्बल का पहाड़ भी था। तो उसी में मैनेजर के पद पर मुझे उन्होंने रखा, भारत लाइमस्टोन में। लेकिन पता नहीं क्यों वह दुनिया मुझे रास नहीं आई। फिर मैंने कहा कि नहीं, तो मैंने यहाँ तो काम करना बड़ा मुश्किल है। और वहाँ इत्तेफाक से साहित्यिक माहौल मिलता गया, जिसमें सुधीर चंद्र गैरोला जो मसूरी में थे, और मुझे देहरादून से कोई मसूरी भेज दिया गया हुआ था। तो मसूरी में सुधीर चंद्र गैरोला मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आज भी हैं। वहाँ प्रिंसिपल हुए बाद में डिग्री कॉलेज के। तो उनके सानिध्य में आया और वहाँ एक अलीक संस्था चलती थी साहित्यिक, तो उससे उन्होंने मुझे जोड़ा। और चूँकि घर का माहौल जो मेरा था वो साहित्यिक था। मेरे जो सबसे बड़े भैया थे बहुत अच्छे कवि थे, कामेश दीपक नाम है उनका। तो लेकिन बहुत कम उम्र में स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स नाम की बीमारी से उनका निधन हो गया। और बचपन से ही पढ़ने लिखने का माहौल था घर में, तो मैं पढ़ता रहता था। प्रेमचंद, मैंने बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी उस समय में। और कभी गोष्ठियाँ हमारे दरवाजे पर भी हुआ करती थी अक्सर। उन दिनों तो परंपरा थी, अब तो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे सब चीज़। तो गोष्ठियाँ होती थी, मैं बैठ करके देखता रहता जब छोटा था। तो उस समय जब कभी लोग कविता बोलते थे और वाह वाह होता था उस पर, तो मुझे लगता था बचपन में ही कि दुनिया का श्रेष्ठतम इंसान कवि ही होता है, क्यों उसकी बोली पर वो कुछ लिखता है, कुछ बोलता है, तो मतलब उसको वाह वाह लोग करते हैं। तो मुझे लगा कि कवि बनना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस समय ही तुकबंदियाँ शुरू कर दी मैंने। जब छोटा था मैं, मुझे लगता है कि 7वां 8वां में, तो उस समय जिला स्कूल में पढ़ता था। तो एक किसलय नाम की पत्रिका निकलनी शुरू हुई थी। जिला स्कूल मधुबनी? नहीं, दरभंगा जिला स्कूल। तो उसका पूरा नाम था नॉर्थ ब्रुक जिला स्कूल। तो उसी में मैं था। तो उस समय किसलय एक पत्रिका निकलनी शुरू हुई थी उसी समय, जिस समय मैं था। तो उसमें कविताएं मांगी गई कि भाई कविता कहानी जो कुछ भी आप लिखते हैं, कोई जो बच्चा लिखता है वो दे, वो छपेगी कविता। अब मेरे में अंदर भी ललक आ गई और मैं भैया से जिद करने लगा कि भैया हमको कविता चाहिए। तो बंदी तो करता था, लेकिन मैं जानता था कि सब छपने वाली चीज़ तो है नहीं, ऐसे कुछ। तो भैया ने डांट दिया कि अगर तुम पर कविता डालनी है तो खुद लिखो। अब मैं परेशान होकर के बैठ गया लिखने के लिए। लिखता गया, कागज़ फाड़ के फेंकता गया, लिखता गया।
और मुझे याद है, कविता तो याद नहीं है कि कौन सी कविता थी, लेकिन एक कविता में राष्ट्रभक्ति में उन दिनों चीन की लड़ाई चल रही थी, तो उस पर मैंने एक कविता लिखी जिसकी तारीफ बहुत की गई थी। मैंने, हमारे जो क्लास टीचर थे उन्होंने बहुत तारीफ की थी उस कविता की। उसकी 2-4 पंक्तियाँ सुना सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसमें दो पंक्तियाँ याद होंगी कि सर लिए हथेली पर सपूत निकला घर से, सर लिए हथेली पर सपूत निकला घर से, सर देकर धरती की रखवाली करनी है। हाँ, यह रेख लक्ष्मण रेख लांगने कौन चला, 40 करोड़ की माँ को छलने कौन चला, यह कौन बना लंकेश आज इतलाता है, यह कौन मांद से सोया शेर जगाता है। इतना ही मैंने याद है अभी। तो यह कविता उसमें छपी थी और उन्होंने काफ़ी तारीफ की। और उन्होंने, मेरे क्लास टीचर ने कहा कि रे तुम्हारे भाई जो हैं वो कवि हैं, तुम लगता है भैया से लिखवा के लाया। हम कहते नहीं, हम कसम खा के कहते हैं कि हम खुद लिखे हैं। तो ऐसा शब्द कैसे ले आया? हम कहीं सोच करके लाए। तो इस तरह से जो है सो वहाँ शुरुआत हुई थी। लेकिन फिर मैंने कविता वज्जो नहीं दिया। फिर मसूरी में कुछ प्रेम कविताएं वगैरह उन दिनों लिखा करता था। तो मसूरी में सुधीर से मुलाकात हुई, क्योंकि हमारा जो दफ्तर था किंकरेग में था। मसूरी में किंकरेग एक जगह है जहाँ से मसूरी के लिए प्रवेश किया जाता है, तो वहीं पर दफ्तर था और उसके बगल में ही डिग्री कॉलेज। तो उन दिनों सुधीर चंद्र गैरोला जो थे वो वहाँ पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, हाँ पीजी के स्टूडेंट थे उस समय। तो उनसे दोस्ती हुई, फिर कवियों से मुलाकात हुई, वहाँ बैठना उठना हो गया। लेकिन मसूरी मुझे रास नहीं आया। पूछे क्यों नहीं आया? कि वहाँ इतनी ठंड, मैंने 12 महीने इतनी ठंड पड़ती थी कि क्या कहूँ। और रितेश उस समय 10 महीने का था, अक्सर बीमार पड़ जाया करता था। हाँ बेटा। और मेरी मामी जो, मैंने कहा कि मामा के यहाँ मेरा लालन पालन हुआ, तो मेरी मामी बहुत चिंतित रहती थी कि तुम मन इतनी दूर चला गया है, बच्चा है साथ में, कैसे रहता होगा, तुम लोग चले आओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अंत में इतनी जिद कर दी। हाँ, तो फिर उसी समय मेरी जो दूसरी बेटी जो है वो पेट में आ गई हुई थी पत्नी के। तो हमने कहा कि भाई यहाँ तो हम लोग अकेले ही हैं मसूरी में, देहरादून में चाचा जी लोग हैं, लेकिन अब कितना उन लोगों को ये करेंगे, चलो लौट चलते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। तो हम लोग हजारीबाग दरभंगा लौट आए। फिर दरभंगे में फिर एक बेटी भी हो गई, वहाँ रहने लगे। कुछ नौकरी सौकरी तो कुछ थी नहीं, अब करें तो क्या करें। इसी बीच में क्या हुआ कि मेरे साढ़ू हुआ करते थे यहाँ हजारीबाग में, वो एसपी थे यहाँ। तो हमारी सास जो हैं उनसे उनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि वो सास से ने उनको कहा कि भाई मेरे दामाद हैं तो उनको उधर नौकरी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा भेज दीजिए। तो हम लोग यहाँ चले आए। और वही उसी समय में वो एक कोलियरी थी यहाँ पर, नरेश देव की कोलियरी थी, वो जगेश्वर कोलियरी। तो मुझे उन्होंने उसमें नौकरी लगवा दी। पहले कहा कि पुलिस में करने के लिए, तो मैंने मना किया कि नहीं, पुलिस में मैं नौकरी नहीं करूँगा। तो कभी हृदय पुलिस में? हाँ, पुलिस में मैं नौकरी नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने नहीं कहा, मतलब उनकी पत्नी ने कहा, माने हमारी पत्नी की जो मेरी बहन थी उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मतलब मंजू करेगी, मंजू मेरी पत्नी का नाम है, मंजू करेगी, पूछिए। तो हमको पूछना उछना कुछ नहीं है, उसकी मर्जी है, वो मेरी पत्नी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे अधिकार में है वो, अगर वो करना चाहेगी तो करेगी। तो उसने कहा कि हम सोच के बोलेंगे। फिर हमसे बातचीत की और कहे कि देखिए जब तक कि आप कहीं सेटल नहीं होते हैं तब तक के लिए कर लेने दीजिए, क्या दिक्कत है। उस समय तो नौकरी इन लोगों के हाथ में था, तो फिर उसने यहाँ नौकरी शुरू कर दी। तो कोलियरी से हम लोग यहाँ चले आए, यहाँ आगमन हो गया, नौकरी हो गई, एक सेटलमेंट सा हुआ, थोड़ा मैंने क्या कहते हैं पाँव पसारने की जगह मिली। उसके बाद जो है मतलब कुछ दिनों के बाद मेरे बड़े भैया जो कवि थे, तो हमने कहा कि भैया चलिए देखिए हम कैसे रहते हैं। तो भैया भाभी को लेकर के हम आ गए यहाँ। और यहाँ का माहौल मुझे ठीक नहीं लग रहा था, न किसी से जान न पहचान, कौन यहाँ लेखक हैं क्या है कुछ मालूम नहीं था। तो जब भैया यहाँ आ गए तो
मतलब मैंने उनको लगा कि हजारीबाग में ऐसा तो है नहीं कि कोई साहित्यिक माहौल नहीं होगा। तो उन्हें तलाश करना शुरू किया कि भाई कहीं कुछ मिल जाए। तो इसी बीच जिस क्वार्टर में हम रहते थे उसके तीसरी मंजिल पर, आप जानते होंगे उनको, अशोक आर्टिस्ट हैं, पीटीसी में काम करते थे। अब तो शायद रिटायर्ड हो गया, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, पता नहीं है। तो उनके पास अक्सर बैठा करता था, वही कलाकार हृदय आदमी थे, तो बैठता था, वो पेंटिंग करते थे, हम लोग गपशप करते थे, मैं कविता कभी कभी सुनाया करता था उनको। तो उनके यहाँ एक किताब मिली, वो इतनी मोटी किताब थी और शायरी की किताब थी वो। तो उसके लेखक थे महेंद्र नाथ सायक। मैंने पता देखा उनका तो हजारीबाग का था, डालापार। शायरी पढ़ी तो बहुत अच्छी शायरी थी। तो फिर मैं किताब लेकर भैया के पास आया, मैंने कहा भैया देखिए महेंद्र नाथ सायक जो हैं उनकी एक किताब मिली है, हजारीबाग के हैं। तो बोले चलो चलो मिलेंगे उनसे। मैंने वो चाह रहे थे कि इस माहौल में थोड़ा सा घुले मिले। तो हमने रिक्शा से लेकर के वो आगे नाला पार गए, खोजते खोजते उनके यहाँ पहुँचे। वो अंदर से निकले तो मैंने, भैया ने कहा कि आप तो कविताएं लिखते हैं, आप तो कवि हैं। गुस्सा हो गया, नहीं वो कवि होगी मैं, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, यहाँ एक ही कवि रहता है, भारत यारावर। मैंने बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई मैं इनके यहाँ आया हूँ, न बैठने के लिए कहा, न कुछ कहा, न चाय पानी। हमने कहा अच्छा ठीक है, तो भारत यावर कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा जाइए वहाँ कौन जगह है वो, जामा मस्जिद रोड में भारत प्रिंटर्स है, वही उनका प्लेस है, वहीं बैठते हैं वो। तो हम लोग जिस रिक्शा से आए थे उसी रिक्शा से लौट गए, वहाँ पहुँचे तो भारत यावर से मुलाकात हुई मेरी। तो हम लोग फिर वहाँ से निकले, घूमते घूमते घर पहुँच गए और काफ़ी बातचीत हुई और एक परिचय हुआ भारत यावर से, भैया का। और तो एक दिन बैठे हुए थे तो भैया भी कविता सुना रहे थे, भारत जी भी कविता सुना रहे थे। तो भारत जी के मुंह से निकला, रतन जी आप भी कुछ करते होंगे। भैया मैंने, दीपक जी के आप जो हैं भाई हैं तो जरूर कविता उविता लिखते होंगे। हमने कहा नहीं नहीं हम तो नहीं लिखते हैं। तो भैया बोले लिखते हो, संकोच मत करो, बोलो। तो एक कविता पहचान शीर्षक से छोटी सी थी, तो मैंने सुनाई। तो भैया भी काफ़ी तारीफ किए, बोले कि बहुत अच्छा लिखते हो। हालांकि प्रारंभिक था वो, तो हम जानते थे कि मैंने इनकरेज कर रहे हैं। भारत जी को भी पसंद आई। ये घटना है यहाँ के साहित्यिक माहौल में से जुड़ने का। उसके बाद तो भैया चले गए और यहाँ संभावना संगोष्ठी चला करती थी, तो उससे भारत जी ने मुझे जोड़ दिया। तो वही मेरे जीवन में भारत जी का आगमन मेरे अंदर के लेखक को जन्म दिया। मैंने, लेकिन मैं उन दिनों तक कविताएं ही लिखा करता था, कहानियाँ उन दिनों नहीं लिखा करता था। 1984 में नैशदेव की कोलियरी बंद हो गई, तो उन्होंने एक फैक्ट्री खोली थी यहाँ। फैक्ट्री थी उनकी, ढेंगुड़ा एक जगह है यहाँ, तो ढेंगुड़ा में स्प्रिंग लीव्स की फैक्ट्री थी। तो मैं उससे जुड़ गया। तो उसी के एजेंट के रूप में मैंने पूरे बिहार में और झारखंड में, उस समय झारखंड बिहार था ही नहीं, पूरे बिहार में मैं उसको ये करने लगा, सप्लाई करने लगा। तो उसी सिलसिले में मैं पटना में था और सारिका पत्रिका उन दिनों निकला करती थी, कमलेश्वर के संपादन में। बहुत ही अच्छी पत्रिका थी वो। और सच कहिए तो मैंने हिंदी साहित्य की द बेस्ट, सबसे अच्छी पत्रिका थी वो। तो वो पत्रिका मैं नियमित पढ़ता था। तो मैंने, मुझे वहाँ से मुजफ्फरपुर फिर दरभंगा जाना था, क्योंकि हर जगह मेरी पार्टी थी। तो सारिका रात में मैंने खरीद ली थी और सुबह स्टीमर चला कर, उन दिनों पटने मैंने गंगा में स्टीमर से उस पार जाया जाता था। पहले जहाँ हम लोग उतरते थे और वहाँ से ट्रेन पकड़ करके तब मुजफ्फरपुर जाते थे, फिर दरभंगा जाते थे। तो उस पत्रिका को लेकर के सुबह 6 बजे स्टीमर थी, तो उस पर मैं बैठ गया और पत्रिका पढ़ने लग गया। उसमें एक कहानी थी, पीले गुलाबों वाली लड़की, ये शीर्षक था उसका। लेकिन मैंने उसका लेखक का नाम मैं भूल रहा हूँ। उस कहानी को मैं पढ़ता गया और मुझे लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन की भी घटना इस तरह की है कुछ, तो मैं लिख सकता हूँ। और वहाँ से मैंने मुजफ्फरपुर पहुँचने के बाद जो होटल में टिका मैं, तो होटल में मैंने कागज़ वगैरह खरीद ली, मैंने एक कॉपी खरीद ली और उसमें कहानी लिखनी शुरू कर दी मैंने। तो हालात शीर्षक से कहानी लिखी मैंने,
जब मैं हजारीबाग आया तो भारत यावर को कविता कहानी दिखाई मैंने। तो भारत ने कहा कि बड़ी अच्छी कहानी लिखी है आपने जी, बहुत प्रेम कहानी थी वो, बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है। तो हमने कहा कि हम कहीं भेजें प्रकाशन करिए। तो बोले कि नहीं, अभी पटना से एक पत्रिका है जिसका संपादन मैं कर रहा हूँ, उसके लिए दे दीजिए आप कहानी। तो मैंने दे दी कहानी। कहानी छपी, प्रगतिशील समाज था, और 1984 की घटना है। तो प्रगतिशील समाज में वो कहानी छपी, लेकिन मन में कोई उत्साह नहीं जगा। इसलिए नहीं जगा कि मैंने कहा कि कहानी मैंने लिखी, दोस्त हैं भारत यावर, उन्होंने छाप दी। इसका मतलब मैंने एक समझिए कि मतलब पैरवी से कहानी छपी है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, आपको मालूम होगा पीएन विद्यार्थी यहाँ बीबीसी हुआ करते थे, उन दिनों वो पटना में थे, वो पता नहीं एसडीओ थे या क्या थे पता नहीं। तो वो एक पत्रिका निकाला करते थे वहाँ से। तो उस समय जान पहचान उससे थी नहीं मेरी। तो वहाँ से उन्होंने जो सो पत्र लिखा कि आपकी कहानी प्रगतिशील समाज में आई है, जिसको कि मैं उद्धृत करके अपनी पत्रिका में छापना चाहता हूँ। और प्रगतिशील समाज में जो प्रतिक्रियाएँ छपी थी लोगों की, वो सब मेरी कहानी के ही पक्ष में। तो उससे थोड़ा सा बल मिला था। बाद में उन्होंने कहानी जब छापी तो मैंने कहा कि नहीं, कहानी मैं लिख सकता हूँ, कहानी अच्छी है। और उसके बाद से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार मैं कहानियाँ लिखता चला गया। यानी कि सारिका मैगजीन पढ़ते हुए आपने जो शुरुआत की, भारत यावर, पीएन विद्यार्थी, इसके बाद आपने करीब 15 किताबें लिख डाली। हाँ, 15 किताबें नहीं लिखता हूँ मैंने, और भी किताबें हैं जो अभी छपी नहीं हैं। प्रकाशित तो रचनाएं काफ़ी हैं, अभी कम से कम 25 किताबें और आ सकती हैं, जो आएंगी धीरे धीरे आ जाएंगी। हाँ, अभी तक जो है सो 14 किताबें छपी है, 15 आ जाएगी आजकल में, 15वीं किताब प्रकाशक के पास में है। एक आपकी बहुत चर्चित किताब है नेटवा। हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा कि वो भारत के अलग अलग हिस्सों में हमेशा उसका मंचन होता रहता है। तो नेटवा के बारे में दर्शकों को बताइए कि क्या है उस किताब में और क्यों वो इतना पॉपुलर हो गया है। बताता हूँ। देखिए, मिथिलांचल में नेटवा एक मिथिलांचल के कल्चर के अंतर्गत आता था। नेटवा एक परंपरा थी माने नृत्य की। अब लोग उसको लौंडा नाच भी कहने लग गए, लेकिन लौंडा नाच और नेटवा नाच में जमीन आसमान का अंतर है। नेटवा नाच जो है वो उसका अपना एक खास ग्रामर है, एक खास व्याकरण है, और उसके लिए प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत होती है, जबकि नेटवा नाच में ऐसा प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती है। तो दरभंगा में होली के समय में या गांव में जब छठी चिल्ला होता था तो नेटवा डांस नाच हुआ करता। उस समय तो मनोरंजन के और साधन थे नहीं, सिनेमा था तो महंगा पड़ता है, 10 आना 8 आना की भी टिकट जो है वो भी महंगी होती थी, लोगों के लिए मुश्किल था। तो ये नेटवा नाच होकर चूँकि सार्वजनिक हो जाता था, 150 में जो है सो उसको सट्टा कर लिया जाता था और सारे लोग देखते थे, तो उसमें बहुत अच्छा लगता था। तो ये जो नेटवा का जो जीवन था, लोगों को मनोरंजन तो देता था वो, लेकिन अपना जो उसका जीवन था वह जो है बहुत ही दयनीय था आर्थिक दृष्टि से। दर्द को आपने हाँ, उसी दर्द को मैंने तो सबसे पहले मैंने कहानी लिखी। नेटवा का भी बड़ा ही रोचक घटना है, जरूर जानना चाहेंगे। हाँ, वो कहानी जब मैंने लिखी तो उन दिनों रविवार पत्रिका निकला करती थी कलकत्ता से, आनंद बाजार पत्रिका की वो पत्रिका थी, जिसमें हरिवंश जी जो हैं वो उप संपादक हुआ करते थे। तो और दीपावली भी शशांक उसका निकलता था। तो उसमें मैंने भेज दी कहानी, वहाँ से स्वीकृति पत्र भी आ गया। उसमें छपना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, दीपावली भी शशांक में स्वीकृति पत्र भी आ गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कहानी लौट के आ गई, और एक पत्र लगा हुआ था उसमें कि बहुत अफसोस के साथ मुझे कहानी लौटानी पड़ रही है, क्योंकि आगे से जो है माननीय पत्रिका इसी अंक से बंद हो रही है। और पत्र हरिवंश जी का ही था, उन्होंने ही लिखा था, और उसी के आधार पर हरिवंश जी से मेरा परिचय भी हुआ। यहाँ आया जब तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो खैर, तो बहुत निराश हुआ मैं। अब क्या करूँ, तो उस कहानी को फिर मैंने हंस को भेज दी। तो राजेंद्र यादव ने पढ़ा उसको और उन्होंने पत्र लिखा और कहानी लौटा दी। उन्होंने कहा कि कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा अंत बदल दो। खराब लगा कि मतलब ये अंत बदल दो, लेखक मैं हूँ, मैं समझता हूँ परिस्थितियों को, तो वो कह रहे हैं अंत बदलो, क्या मतलब है इसका। हमने कहा ठीक। पहली कहानी थी वो, जिसको मैंने टाइप हस्त लिखित भी भेजा करता था मैं, उसको टाइप करवा दी मैंने, जो कहते हो।
और उसमें एक लेटर लगा करके मैंने राजेंद्र यादव को भेज दिए और कहा कि भाई इसमें जो आपने कहा था कुछ परिवर्तन तो मैंने किया, आप देखिए तो कैसी है कहानी। वहाँ से लंबा पत्र आया, क्या वाह लाजवाब कहानी है, ये है वो है करके जो है उन्होंने लिखा। फिर मैंने उनको जवाब दिया कि भैया कहानी वही है। नहीं, पहले कहानी छपने दी मैंने, कहानी छप गई 90 में, तो मैंने उनको पत्र लिखा कि भाई कहानी तो जो की त्यों, मैंने खाली सिर्फ टाइप करवा दी तो आपको कहानी बहुत अच्छी लग गई। तो फिर लिखा उन्होंने पत्र कि नहीं मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ, मैंने जो होता है। खैर ये बात हो गई। तो उसके बाद जो है एक कहानी मैंने लिखी, वो मिथिलांचल की ही पृष्ठभूमि थी, गुलबिया शीर्षक से, और उसमें मैंने डूब कर लिखा। मतलब लगे कि मतलब मैं वही गुलबिया हूँ। और लिखते 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 वो 36 फुल स्केप की हो गई। अब मेरे साथ संकट कि भाई इतनी लंबी कहानी कौन छापेगा। हंस को भेजी, लिखा उन्होंने यार इतनी लंबी कहानी तो नहीं छाप सकता हूँ, लौटा दिया उन्होंने। उसके बाद फिर एक साक्षात्कार पत्रिका भोपाल से निकलती है, उसको भेजी मैंने कहानी। वहाँ से भी हरिभाई भटनागर थे उसके संपादक, वहाँ से भी लिखे कि भाई हमारे साथ जो है सो ये दिक्कत है कि हमारे पास इतने पृष्ठ नहीं है इस कहानी को देने के लिए, इसलिए नहीं, कहानी तुम्हारी बहुत अच्छी है, लौटा दी उन्होंने। अब क्या करूं। इसी बीच में एक पत्रिका में विज्ञापन मैंने देखा, तो उसमें था क्या कि वर्तमान साहित्य है गाजियाबाद की, मैंने दिल्ली से ही निकलती थी वो, तो वो उसने एक ये हर वर्ष मैंने उसी साल से नहीं 4 साल पहले से शुरू किया था, ठीक, तो कि मैंने हर वर्ष 12 कहानियों को पुरस्कृत करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 और 9 कहानियां जो हैं कंसोलेशन। तो मेरे मन में आया कि चलो इसी को भेज दो। सुनील सिंह को आप जानते होंगे, उन दिनों सुनील सिंह ही एकमात्र कथाकार यहाँ हुआ करते थे, कहानियाँ लिखा करते थे। अब तो यहाँ नहीं है, बेरी में रहते हैं, गाँव में, बहुत अच्छे कहानीकार। सुनील सिंह जैसे कथाकार बिरले होते हैं, बहुत अच्छे कहानीकार थे। तो वो मेरे यहाँ रो जाते थे, तो मैंने कहा कि यार थक गया हूँ, इस कहानी को मैंने ये प्रतियोगिता में भेज दी है। तो बोले यार क्या करते हैं साहब, कौन छापेगा उसको, पढ़ेगा ही नहीं तो छापेगा क्या। तो मैंने दावा किया कि अगर शुरुआत कर दिया तो अंत तक पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो फर्स्ट प्राइज देगा, आप देख लीजिएगा, और नहीं तो कंसोलेशन भी नहीं मिलने को है, ठीक। और वही सुनील सिंह जब रिजल्ट निकला तो अखबार डोलाते हुआ ये प्रभात खबर, जिसके फ्रंट पेज पर ही प्रथम पुरस्कार मिलने की घोषणा थी। तो मैंने भी प्रसंग बस ये बताऊं मैं कि कैसे उत्साह बढ़ता चला गया, ये मैं बता रहा हूँ कि मतलब भारतीय आवन ने छापा, फिर पीएन विद्यार्थी ने उसी कहानी को छापी, फिर जो है हंस ने कहानी को छापी, तो हंस ने लगातार कहानियाँ छापनी शुरू कर दी मुझे, फिर धर्मयुग ने कहानियाँ छापनी शुरू कर दी। तो इस तरह से धीरे उत्साह बढ़ता गया और मैं नियमित लेखक हो गया, और मैंने ये कर लिया कि एवरी डे मुझे लिखना है। और जीवन का इतना लंबा चौड़ा अनुभव था कि मुझे लगता है कि कई जन्म लेने के बाद भी उसको मैं मतलब पूरा नहीं कर पाऊंगा उस अनुभव को। मैं एक बार फिर नेटुआ पर आऊंगा, क्योंकि हाँ। वो बहुत चर्चित आपकी किताब रही है। मैंने कहीं पढ़ा है कि दिल्ली साहित्य अकादमी में उसका कई बार मंचन हुआ। हाँ, नहीं बहुत मंचन हुआ। जब ये कहानी आपकी छप गई तो कैसा सम्मान आपको मिला, अब बता रहा कितने पत्र आए, कितनी प्रशंसा हुई आपकी? उसकी प्रशंसा तो खड़ी हुई, बहुत सारे पत्र भी आए, और खुद राजेंद्र यादव ने बाद में पत्र लिखा कि भाई तुम्हारी कहानी पर तो जो है सो मतलब चारों तरफ से ये चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच एन.के. शर्मा एक दिल्ली के हैं, एक्ट वन आर्ट ग्रुप उनकी संस्था है, बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है वो। तो उनका एक पत्र आया मेरे पास, बिल्कुल नया था, मैं उन दिनों तो मैंने कुछ भी नहीं जानता था कि कैसे क्या होता है, कैसे एग्रीमेंट होता है, ये होता है वो। तो उनका एक पत्र आया मेरे पास में, कहा कि रतन वर्मा जी नेटुआ आपका जो नाटक है उसका मैं मंचन करना चाहता हूँ, तो आप मुझे परमिशन दे दें। मेरे पास पोस्ट कार्ड हुआ करता था, पोस्ट कार्ड पर ही मैंने लिखा कि नहीं आप स्वतंत्र आप इसका मंचन कीजिए। पोस्ट कार्ड पर ही लिख के मैंने भेज दिया। बाद में हंसी भी उड़ी मेरी जब वहाँ गया मैं, तो हुआ क्या कि उसका मंचन उन्होंने किया, और 50-60 मंचन किया उन्होंने, और उसके नायक थे मनोज वाजपेयी। उसमें मनोज वाजपेयी थे,
सौरभ शुक्ला जो आज हैं फिल्मों में बहुत चर्चित हैं, वो थे। ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं अरविंद बब्बल, ये थे अनीस जिसने दिल पे मत ले यार फिल्म बनाई थी, वो थे। ये तमाम लोग थे, मैंने बड़े बड़े लोग थे उसमें, और उन्होंने मंचन किया। फिर भी मेरे पर कुछ असर नहीं, नाटक हुआ कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जो है मेरे पास पत्र आया उनका कि रतन वर्मा जी, आपका नाटक तो बहुत प्रसिद्ध हुआ है, और दशक में, एक दशक के अंदर 6 नाटकों का जो चयन होता है पूरे देश में साहित्य कला परिषद के द्वारा, उसमें आपके नाटक को भी रखा गया है और उसको प्रथम स्थान पर रखा गया है। सो आप दिख दिया, आपका सम्मान हम लोग करना चाहते हैं। उस समय तक सम्मान फमान कुछ जानते ही नहीं थे, अब सम्मान करना चाहते हो, सम्मान माने अब क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते थे। मैंने एक समझिए कि मैंने बचकाना जैसी स्थिति थी मेरी। खैर, तो मैं गया वहाँ, लोगों ने हाथों हाथ लिया, काफ़ी सम्मान किया। फिर मंचित हुआ, राजेंद्र यादव भी आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत मैंने पीठ थपथपाई, बच्चे जैसे थे ही हम, तो पीठ थपथपाई और कहा कि भाई तुमने तो कमाल कर दिया। और उस नाटक का ये रहा, मनोज वाजपेयी ने लिखा था कि नेटवा नाटक ने ही मुझे प्रमोट किया। मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था, खैर जो हो मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद कहा। तो और जब मैंने नाटक देखा तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था कि मैंने इसमें इतनी गंभीरता है। और उसके बाद जब मैं वहाँ से लौटा तो मेरे मन में एक बात रही कि नाटक में ये कहानी जो है उसमें तो नेटवा के एक पक्ष को मैंने सामने रखा है, लेकिन उसका तो व्यापक है पृष्ठभूमि, और इसकी एक पूरी परंपरा रही है, बल्कि पारिवारिक परंपरा रही है, तो क्यों ना इस पर उपन्यास लिखा जाए। तो फिर उसी समय से मैंने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया, जो कि अभी 19 में वो छप करके आया है, 400 पेज का उपन्यास है। अब जो नाटक हो रहा है उसके बाद दिलीप गुप्ता एक हैं, तो उन्होंने परमिशन मांगा, तो मैंने दे दिया। तो उसका मंचन होना शुरू हुआ, और मंचन होते होते ये 8वां ओलंपियाड में इसका सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन होने के बाद यहाँ खेला गया। अब विदेशों में निर्णय के लिए गया हुआ है, पता नहीं क्या होता है। आपकी कई किताबों की चर्चा होती है, उसमें एक बबूल भी है। कहा जाता है कि आपने अपने संघर्ष के दिनों की कहानी इसमें पूरी उतार दी है। देखिए, संघर्ष 2 तरह के होते हैं। पहला संघर्ष तो ये होता है कि हम अपने तया झेलते हैं, जैसे कि आर्थिक दिक्कत है, लेकिन जो एक लेखक होता है उसकी दृष्टि व्यापक होती है, और वो व्यापकता पूरे समाज को देखता है, पूरे देश को देखता है। तो बबूल जो संग्रह है मेरा, कुल 12 कहानियाँ हैं उसमें, तो उसमें मैं भी उपस्थित हूँ, मेरे आस पड़ोस भी उपस्थित हैं। मूल बबूल कहानी जो है वह एक रैना नाम की लड़की के जीवन पर है वो, और उसका गजब का संघर्ष है, और संघर्ष से टूटते 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 अंत में वो हत्यारीन हो जाती है, और यहाँ तक कि अपनी बेटी की भी हत्या कर देती है। वो कहानी लंबे कैनवास की है, उसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अब उसको कितना समझाएं हम यहाँ पर, लेकिन वो कहानी बहुत ही पाखी में छपी थी, बाद में संग्रह में आया, और वह कहानी इतनी चर्चित हुई, इतने लोगों ने पसंद किया कि मैंने मेरी 2 कहानी, एक तो ये जो मैंने स्त्री विमर्श की कहानी है, और एक कहानी है जाड़े में बरसात। उसमें भी एक स्त्री की कहानी है, एक बच्ची की कहानी है कि किस तरह से वो मैंने माँ बाप के मर जाने के बाद वो कितना संघर्ष करना पड़ता है, और किस तरह अंत में संघर्ष करते करते ही दम तोड़ देती है। तो ये दोनों कहानियाँ मेरी बहुत लोगों ने पसंद की और चर्चित की, दोनों ही पाखी में चुकी थी। हजारीबाग को शुरू से ही इंटेलेक्चुअल सिटी कहा जाता है। हाँ। लेकिन आप और भारत यायावर जी ने जो साहित्य की जो एक जान फूकी है हजारीबाग में, अगर चर्चा होती है, साहित्यकार का नाम आता है, तो आप 2 का पहले नाम आता है। तो कितना लगता है कि हजारीबाग एक साहित्य में कितना समृद्ध हो गया है पहले की तुलना में? जब आप हजारीबाग आए थे तब, और साहित्यकारों की जो नई पूरी टीम आ गई है, तो कितना समृद्ध दिखता है आपको हजारीबाग इस क्षेत्र में? देखिए, वो जो नाम है इंटेलेक्चुअल सिटी, उसको ये सार्थक कर रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और भी है। शुरुआती दौर में जब मैं यहाँ आया था तो उस समय यहाँ का जो साहित्यिक माहौल था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन हजारीबाग की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर उस हद तक नहीं थी।
भारत यात्रा पर छप रहे थे, लेकिन और लोग राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थे। एक प्राणेश कुमार थे, वो भी ठीक ठाक थे, कविताएं वगैरह उनकी छप रही थी। तो आज क्या हुआ है कि वो माहौल ख़त्म हुआ है, लोगों का मिलना जुलना कम हो गया है, गोष्ठियाँ कम हो गई हैं, नहीं हो रही हैं, लेकिन साहित्यिक काम बहुत हो रहे हैं। और जिसके कारण से जब मुझे याद है कि राजेंद्र यादव हजारीबाग आए थे, रमनिका गुप्ता ने एक फंक्शन किया था यहाँ मैंने, तो उसमें राजेंद्र यादव आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जैसा हजारीबाग घूमना है, और उन दिनों 100 साहब जो थे प्रिंसिपल यहाँ के सेंट कोलम्बिया 100, तो वो जीवित थे, तो उन्हीं की गाड़ी से घुमाने ले गए, यहाँ से घुमा करके हरे ठहरे घुमा करके हम लोग ले आए। बोल गया रतन इतना ही छोटा है हजारीबाग, हम लोग तो वहाँ समझते हैं कि दिल्ली जैसा शहर होगा, हमने कहा बस इतना ही छोटा है। तो उन्होंने कहा, इस बात को माना कि छोटे शहर से जितना काम होता है, मैंने रचनात्मक काम हो सकता है, बड़े शहरों में नहीं। और फिर उन्होंने ही कहा था कि देखो जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में अगर रतन, मुझे तुम ही कहते थे, वो तो बच्चा जैसा था मैं, तो देखो रतन दिल्ली है, तो दिल्ली में अगर मुझे तुम्हें मुझसे मिलना है तो सारा दिन निकल जाएगा। हाँ, वो बस में आओगे, बैठोगे, बातचीत करोगे और लौटते लौटते शाम हो जाएगी, रात में पहुँचोगे। लेकिन हजारीबाग जैसा छोटा जगह, जैसी छोटी जगह में एक दिन में 10 आदमी से मिल सकते हैं हम लोग, और उसके बाद अपना काम भी कर सकते हैं। तो ये छोटे शहरों का ये अपना माने बड़ा सृजनात्मक ये है, सकारात्मकता है। तो ये है। इसी में मैं एक चीज़ और कहूँगा कि मैंने हजारीबाग में 2 धाराएं शुरू हो गई। एक धारा ये जो अपने जीवन को लिख रहे हैं, जैसे रतन मैं हुआ, जैसे भारत यायावर हैं, बल्कि भारत यायावर ने खोजी पत्रकारिता की और रेडियो पर जितना काम किया है उन्होंने, मुझे तो बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है कि भारत यायावर को जितना मिलना चाहिए था राष्ट्रीय स्तर पर, कुछ नहीं मिला उनको। उनको साहित्य अकादमी भी मिलना चाहिए था, उनको ये ज्ञानपीठ भी मिलना चाहिए था, सब कुछ मिलना चाहिए था, नहीं दिया गया। पूछे क्यों? मैंने भी कहा कि 2 धाराएं थी मैंने यहाँ चलने लगी। एक धारा वामपंथी और एक धारा जीवन से जुड़ी हुई। तो जो वामपंथी धारा थी उसमें एक खेमे के अंतर्गत जो है सो रचनाएं होने लगी, और उसका एक व्यापक गुट बना पूरे देश स्तर पर, जिसमें कि 3 संस्थाएं हैं, जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ और जन संस्कृति मंच। ये 3 संस्थाएं हैं, तीनों अलग अलग काम करती हैं, लेकिन तीनों का अच्छा खासा संगठन है। तो हुआ क्या कि इन लोगों ने मिलकर ही आपस में, चूँकि पूरे देश स्तर पर इनके संगठन है, तो इन लोग मिलकर ही आपस में जोड़ लेन देन करना हुआ करते रहे। और भारत यायावर जैसे रचनाकार जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया और बहुत ही बड़े बड़े काम किए, कवि तो खैर बहुत ही अद्वितीय कवि है वो, और साथ में जो रेणु पर उन्होंने काम किया है, वो अगर रेणु पर काम नहीं किया जाता तो एक तरह की साजिश चल रही थी राष्ट्रीय स्तर पर कि रेणु को मिटा दिया जाए। जैसे कि आज देख लीजिए ना, जानकी वल्लभ शास्त्री का नाम खत्म हो गया है, आर.सी. प्रसाद सिंह का नाम खत्म हो गया। तो बिहार के लेखकों को मिटाने की एक साजिश चल रही थी उन दिनों। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहाँ गया, जो कि नवगीत के मतलब प्रवर्तक है वो लोग, नचिकेता कहाँ चले गए। तो इन लोगों को धीरे धीरे मिटा दिया गया। तो भारत यायावर ने जब रेणु पर काम शुरू किया तो उस समय यह साजिश चल रही थी, और जब भारत यायावर ने काम करना शुरू किया, उनकी किताबें आने लगी उन पर, तब धीरे धीरे रेणु फिर से जीवित हुए। और जीवित तो थे, लेकिन फिर से बने पूरी मतलब क्या कहें, पूरे शक्ति के साथ उभर कर सामने आए। और यह बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। फिर महाबली प्रसाद द्विवेदी पर उन्होंने काम किया है। तो ये जो है ना, देखिए साहित्य क्या है, साहित्य कोई विचार नहीं है, साहित्य से विचार है। साहित्य विचार से नहीं लिखे जा सकते हैं, साहित्य से अब विचार निकल जाए। जैसे कि प्रेमचंद हैं, तो प्रेमचंद ने जीवन को लिखा है, ग्रामीण जीवन को लिखा है, सावंती प्रथा को लिखा है, महाजनी सभ्यता को लिखा है उन्होंने। तो ये जो समाज में व्याप्त था जो चीज़, उसको लिखा उन्होंने। मंत्र कहानी लिखी है, उस समय जो तो मंत्र तंत्र मंत्र भी जो समाज का एक हिस्सा हुआ करता था, तो मंत्र कहानी उन्होंने लिखी, जिस पर कि जादुई यथार्थवाद का उन पर आरोप भी लगा, लेकिन जो सच्चाई थी उन्होंने सामने रखा, जो समाज का चेहरा था। आज क्या है कि अगर हमने प्रेम कहानी लिखी तो हम वामपंथी नहीं कहे जाएंगे। तो हम उसमें से, अगर मैंने प्रेम रचना जैसे मैंने लिखी है, मैं समझता हूँ कि
मेरी 60-70 कहानियाँ प्रेम कहानियाँ होंगी। गज़लें, प्रेम गज़लें लिखी मैंने। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब जो जीवन है, जो जीवन का यथार्थ है, जरूरी नहीं कि मैं ही प्रेम करूं, लेकिन प्रेम को समझता तो हूं। तो प्रेम को जब समझता हूं तो प्रेम अंत में प्रेम क्या है उसको प्रतिस्थापित किया मैंने, और प्रेम कहानी शीर्षक से कहानी लिखी मैंने। और प्रेम क्या है? प्रेम सिर्फ स्त्री पुरुष संबंध ही प्रेम नहीं है। प्रेम जानवर से है, प्रेम फूल पत्ती से है, प्रेम प्रकृति से है, प्रेम दलितों से है। उसके प्रति अगर प्रेम नहीं हो तो हम दलितों पर कहानी क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जब तक कि उसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा नहीं आएगी तो हम कैसे लिखेंगे? जो दबे कुचले वर्ग हैं, लोग हैं, हम कैसे लिखेंगे उन पर? जब तक कि उनके प्रति मेरे मन में एक दर्द नहीं होगा, उनकी पीड़ा से हमको तकलीफ नहीं होगी, तो हम नहीं लिख सकते। तो ये है प्रेम। और इन लोगों के में क्या हुआ कि ये सिर्फ जो है, मतलब अब जैसे एक गजलकार हैं, दरभंगे के ही हैं वो, मुझे बहुत पसंद थे। 5-7 गज़लें पढ़ी तो बहुत अच्छा लगा मुझे। उनका नाम है, अच्छा मैं बताता हूँ। तो लेकिन जब उनको लगातार पढ़ने लग गया मैं, तो एक ही स्वर नजर आया कि सत्ता को गलियाना है। और हर गजल में ठीक है, अलग अलग शब्द है, अलग अलग चीज़ें डाली, लेकिन मतलब सत्ता को गलियाना, बस इतना ही है। तो हमने कहा कि ये जीवन है क्या? हमारा काम है, ठीक है, सत्ता गलत कर रही है तो उस पर भी उंगली उठाना है, लेकिन जीवन में हंसना भी है, खेलना भी है, रोमांस करना भी है, सारा कुछ है जीवन का अंग। तो उनका हमारे साहित्य में सारा कुछ आएगा, तभी आप जो तो उभर करके व्यापकता में आ पाएंगे सामने। क्या आपको क्या लगता है? मैं एक समझना चाहूँगा, अभी आपने एक बात कही, भारत यावर के बारे में बताया कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। तो आपको राजेंद्र जी ने कहा था कि छोटा शहर है, 10 लोग से भी एक दिन में मिल सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक छोटा शहर में होने का खामियाजा भारत यावर ने भी भुगता और आपने भी। नहीं, हम इस छोटे शहर से बड़े शहर तक पहुंचे, वहां के लोग कहने लगे कि सम्मान की बात करो, जो जिस सम्मान की आपने बात की। सम्मान इसलिए नहीं, यहाँ के लोगों को सम्मान नहीं मिला क्या? बहुत लोगों को मिला जो एक खास विचारधारा को लेकर के चलते हैं, उन लोगों को सम्मान मिला भी है। यहाँ हम लोगों को भी मिला है, हम लोगों को भी पुरस्कार वगैरह मिले हैं, लेकिन हमारे पुरस्कार किसी विचारधारा या किसी ये को लेकर नहीं हुआ है। हमारा जो पुरस्कार है वो हमारी रचनाओं पर, जैसे कि मैंने बताया था कि वर्तमान साहित्य को जो मैंने कहानी भेज दी थी, तो उसमें क्या था सिस्टम, 2 प्रति में भेजना था और नाम पर चिप्पी लगा करके और भेजना था, और दोनों पर प्रति बांट देनी थी, और अलग से नाम वाम होगा जो कि उनके पास में रहेगा। और निर्णय उस तरह से लिए जाते थे जिसमें कि जिसको जो मिला वो मिला। अब मुझे तो कोई जानता भी नहीं था, मैं तो खुद भी बिल्कुल अपरिचित था, लेकिन उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। तो ये जो अब जैसे ये निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन ने जो बड़ा सम्मान किया, जो जमशेदपुर में होने वाला था, जो वहाँ नहीं जा पाया, तो हजारीबाग में लोगों ने किया। तो कोई मुझे जानता नहीं था, लेकिन मेरी रचनाओं के आधार पर किया गया, तो वो सम्मान होता है। भारत यावर ने इतना काम किया है, लेकिन नहीं होने देते हैं एकदम रोड़ावट। खैर छोड़िए, ये तो अलग की बात है, सम्मान मिले, लेकिन पाठक इतने बड़े हैं उनके कि जो उससे बड़ा सम्मान कुछ हो ही नहीं सकता है। उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। हाँ। आपने कई किताबें लिखी और कई किताबें आने वाली है, क्या काम आपका बाकी रह गया? क्या रतन वर्मा और क्या काम करना चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं? मेरे अंदर अब कहाँ तक जाना चाहते हैं मैं तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि मंजिल तो निर्धारित होता है कब कहाँ। आज हूँ यहाँ, कल चला जाऊँगा, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कहाँ तक जाना चाहता हूँ ये तो नहीं, लेकिन काम करते रहना चाहता हूँ मैं। तो काम में एक उपन्यास लिख रहा हूँ, दो उपन्यास में लगातार लिख रहा हूँ, और दोनों साथ साथ काम चल रहे हैं। कभी एक दिन इस पर काम करता हूँ, एक एकलव्य। द्रोणाचार्य के विषय में लोगों ने बहुत अजीब भ्रांति फैला दी थी कि अंगूठा काट लिया उन्होंने, और ऐसे कहीं गुरु होते हैं, इस तरह की बातें। आज के संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राजसत्ता उस समय भी था, राजसत्ता आज भी है, भले प्रजातांत्रिक है लेकिन है राजसत्ता। आज अगर आप या मैं या ये बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर चलाना शुरू कर दें तो क्या हासिल होगा मेरा? सजा मिलेगी? बिल्कुल है, सजा मिलेगी ना। उस समय में भी एकलव्य को राजसत्ता से जो है सो संरक्षण प्राप्त नहीं था, जैसे कि यहाँ के पुलिस को या फिर जो है सो सेना को संरक्षण प्राप्त होता है, तो वो रिवॉल्वर रख सकते हैं, वो भी बिना मतलब का नहीं चला सकते हैं।
तो वो ट्रेनिंग भी लेना हो तो ट्रेनिंग के लिए भी आपको राजसत्ता की सहमति चाहिए, उसको वो नहीं मिला हुआ था। ऐसी स्थिति में अगर आप कर रहे हैं, कल को कुछ भी कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ उग्रवादी है, आतंकवादी हो तो बंदूक चला रहे हैं, उनको गोली मार दी जाती थी, है कि नहीं मार दी जाती है। तो ये विषय मेरे दिमाग में था, तो उस पर मैंने लिखा, लगभग 100 पेज के आसपास लिख चुका हूँ, कुछ और लिखना है। एक ये, और एक विषय है कैकसी। पूरा रामायण आप देख जाइए, कैकसी जो है रावण की माँ, तो विश्रवा की पत्नी हुई वो, तो विश्रवा की दूसरी पत्नी है वो। तो कैकसी के जो पिता थे माल्यवान, तो हुआ ये था कि इंद्र ने जो है लंका बनवाया था सची के लिए। सची इंद्र की जो पत्नी हुई, हुआ ये था कि वो लोग भ्रमण के लिए आए थे धरती पर, तो उन्होंने जो उस दृश्य को देखा वहाँ का, श्रीलंका जहाँ है, तो वहाँ 3 पर्वत हैं। तो वहाँ पर सची ठहर गई, हरियाली वगैरह देखी, बड़ी बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ हम लोग रहते तो अच्छा होता। तो इंद्र ने जो है सो कहा कि ठीक है, तो उन्होंने विश्वकर्मा को कहा कि यहाँ एक अनूठा महल बनाओ। तो विश्वकर्मा ने उस महल को बनाया। महल को बनाने के बाद अब बना ही रहा था, तब माल्यवान, माली और श्रीमाली, ये तीनों जो हैं सो घूमते हुए निकले। ये तीनों मैंने राक्षस कुल के थे। तो देखा तो बड़ा खूबसूरत है, तो कहा कि नहीं, इस पर तो हमारा राज होगा। और उन्होंने जो है सो विश्वकर्मा को मार मुर के भगा दिया, और तो इन्होंने अपना राज्य कर लिया। तो इंद्र से लड़ाई हुई उसकी, और इंद्र को हरा दिया उन्होंने, जो मतलब शास्त्र कहते हैं। उसके बाद जो है तो विष्णु फिर आए और उसका मार मुर के भगाए। तो इसमें जो है तो ये जो है क्या नाम है, अरे कैकसी के पिता जो है सो समुद्र में चले गए, और वहाँ रहने लगे समुद्र में। और इस तरह से खैर जो है लंबी घटना है, वो तो कहेंगे तो मैंने शाम हो जाएगा। तो उसमें जो कैकसी का जो हट है कि किसी तरह लंका हमारे पिता के पास आ जाए, उसी हट ने जो है सो रावण को तैयार किया। और फिर पूरे रामायण आपके सामने है, पूरा रामायण। तो इस विषय को लेकर के उपन्यास में लिख रहा हूँ। मुझे लगता है काफ़ी मोटा हो जाएगा, लेकिन फिर संतोष होगा जब पूरा हो जाए। तो फिलहाल ये है, ये दो काम पूरा हो जाता तो संतोष होता। 28 साल का एक युवा हजारीबाग आ जाता है, सपने कई लेकिन ठोस कुछ भी नहीं। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आपने काफ़ी कुछ नाम कमा लिया, लोग आपको राष्ट्रीय स्तर तक पर जानते हैं, बड़े साहित्यकार में आपने अपना नाम दर्ज करा लिया। लेकिन अगर मैं रतन वर्मा से बात करूं तो इन पूरी उपलब्धियों पर कितना संतुष्ट पाते हैं खुद को आप? देखिए, मैं जब संतुष्ट हो जाए तो सब खत्म है, फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर कुछ करना ही नहीं है। मैंने हमेशा मेरा एक साक्षात्कार आया था, तो जिसमें मैंने कहा था, मैंने पत्रिका में छपी थी वो, तो उसमें मैंने कहा था कि प्रत्येक रचनाकार चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना हो, अपनी हर नई रचना के साथ नवोदित होता है। वो यही वजह है कि प्रारंभ में लिखी हुई रचना बहुत चर्चित हो जाती है, अब बाद की लिखी हुई रचना चर्चित नहीं हो पाती है, क्योंकि नवोदित होता है वो। और हम रोज अपने आप को नवोदित मानते हैं, और जब भी किसी रचना में हाथ लगाते हैं तो हम समझते हैं ये पहली रचना कर रहा हूँ मैं। हाँ, और जब जिस दिन संतुष्ट हो गए उस दिन तो खत्म हो गया, उस दिन कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए, मैं आपसे ही प्रश्न पूछ देता हूँ, आप किसी अखबार में थे, शायद अंग्रेजी के किसी अखबार में थे, वहाँ संतुष्ट होते तो वहीं पर रह जाते, फिर वहाँ से आप निकले, फिर यहाँ तक हैं, फिर इससे आगे कहाँ जाएंगे ये आपको भी पता नहीं है, लेकिन हो सकता है इससे भी बहुत आगे जाएं। तो खैर ये मेरी शुभकामना तो है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने अपने स्कूल के समय का बताया कि आप काफ़ी पढ़ते थे। आपने जब नौकरी किया और जब आप मुजफ्फरपुर और कहीं जा रहे थे तो आपने रास्ते में सारिका मैगजीन को पढ़ा। पढ़ने की जो ये हैबिट थी ये आपको आज यहाँ तक ले आई, लेकिन आज के युवा है, आज के जो छात्र है, रीडिंग हैबिट नहीं है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं है, नहीं तो वो सिर्फ सर्टिफिकेट लेना चाहता। जैसे कि मैंने उस दिन अभी विमल जी ने बुलाया था मुझे मार्कम कॉलेज में हिंदी दिवस में, तो वहाँ मैंने ये बात कही थी कि मैं कौन हूँ। जितने छात्र थे सबों से मैंने पूछा कि आप मुझे जानते हैं? विमल जी ने भले ही मेरा परिचय दिया है, लेकिन मैं साहित्यकार हूँ, आप जानते हैं?
तो एक आध बोला कि हाँ जानते हैं। हमने कहा आपने मेरी कितनी रचना पढ़ी है? मैं आपके बगल में रहता हूँ, आपके घर में रहता हूँ, आपके शहर में रहता हूँ, आपने कितनी रचना पढ़ी है? चुप। हमने कहा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने एक भी रचना हमारी नहीं पढ़ी है। और यह दुर्भाग्य है हमारे शहर का या एजुकेशन सिस्टम का कि हिंदी विभाग में मैं बात कर रहा हूँ, पूरा देश मुझे जानता है और हमारे ही शहर के हमारे छात्र नहीं जानते। और छात्र की बात क्या करूँ, शिक्षक नहीं जानते, क्योंकि शिक्षक भी जो है सो कोर्स को पढ़ा वही उस पर पढ़ा रहे हैं या अगली पीढ़ी में उसको ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं। अद्यतन क्या लिखा जा रहा है, आज मैंने समकालीन क्या रचनाशीलता है, उसके बारे में न वो खुद जानते हैं न बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो ये दुर्भाग्य है देश का और हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज क्या स्थिति हो गई है, किताबें खूब छप रही हैं, बिजनेस खूब हो रहा है, खूब पैसे लोग कमा रहे हैं, लेकिन किताबें जा कहाँ रही हैं? अब यही रतन वर्मा को तो आप कहानीकार के रूप में जानते हैं, यही तो किसी दुकान से किताब मेरी खरीद के ले आई तो नहीं मिली। क्यों? फंड पर नजर रहती है कि सरकारी फंड आने वाला है, बस तुरंत जो तो किताब छापा उन्होंने और उसके बाद जो है घूम करके लाइब्रेरी सप्लाई कर दिया, लाइब्रेरी में जाके डंप हो गया। आप जाकर के मैंने बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में आप जाकर के देख लीजिए, बंडल के बंडल ठूसे हुए हैं, मैंने खोला तक नहीं गया है, ये स्थिति है किताबों की। तो क्या लिखेंगे हम लोग? जो पत्र पत्रिकाओं में छपे उसी से चर्चित हैं। किताबें जो आ रही हैं तो किताबें कितने लोग पढ़ते हैं? अरे हम लोग लेखक है या रुचि है हमारी तो खोज खाज करके पढ़ लेते हैं, लेकिन हम भी कहाँ पढ़ रहे हैं? अब तो कहीं तो मैंने महासमुद्र है, उसका जो एक बूंद पानी भी नहीं पढ़ पाए हम लोग, जबकि चाहते हैं कि हमें मिले लेकिन नहीं मिलता। चाहेंगे आप ऐसे ही ऊर्जावान बने रहें, ऐसे ही काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और कीमती समय हमें दिया। तो ये थे रतन वर्मा जी। अगली बार फिर मिलता हूँ किसी नए अतिथि के साथ। धन्यवाद।